नाम प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। पिछले टॉपिक में मैंने बात की थी फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की, और फिशर ने जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष, आनुपातिक और धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात उनका कहना था कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है, कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी, और मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में घटती है, कीमतें उसी अनुपात में घट जाएंगी। अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना समीकरण भी प्रस्तुत किया था। यहाँ प्रोफेसर केन्स ने फिशर के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत और समीकरण था उनकी खंडन किया है, उनकी आलोचनाएं की हैं, जो हम इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। पहला बिंदु कि एक साधारण सत्य या समानार्थक धारणा। प्रोफेसर केन्स कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक स्वयं सिद्ध सत्य है जो तमाम परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व कुछ भी नहीं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक साधारण सत्य या स्वयं सिद्ध है। ये कोई ऐसी बात नहीं बताता जिसे लोग पहले से नहीं जानते हो। ये सिद्धांत हमें बताता है कि क्रेताओं के कुल मौद्रिक व्यय की मात्रा विक्रेताओं की कुल मौद्रिक आय के बराबर है। दूसरे शब्दों में, जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं बाजार में बेची गई उतनी ही खरीदी गई। यह एक ऐसा सत्य है जिसे अनपढ़ आदमी भी जानता है। इसके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की वास्तविक प्रक्रिया क्या है, तथा कौन सा तत्व कारण है और कौन सा परिणाम है। इसके द्वारा यह भी ज्ञात नहीं होता कि मुद्रा की पूर्ति या परिमाण में परिवर्तन क्यों होते हैं। यह तो केवल एक समानता का बोध कराता है। दूसरा बिंदु जिसकी आलोचनाएं की गई हैं केन्स और उसके बाद के अर्थशास्त्रियों के द्वारा, वो हैं फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अवास्तविक धारणाएं या मान्यताएं। फिशर का सिद्धांत इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि कीमत स्तर केवल मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। विनिमय समीकरण के अन्य तत्व जैसे वी डैश और टी स्थिर रहते हैं तथा इनका कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविक जीवन में तो ये तत्व स्थिर नहीं रहते तथा इनमें होने वाले परिवर्तन का कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि फिशर ने वी डैश और टी को स्थिर माना था, और वास्तविक जीवन में हम ये देखते हैं कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरी जो इसकी आलोचना की गई है वेरिएबल्स के बारे में, चर के बारे में, कि फिशर की यह मान्यता भी गलत है कि परिमाण सिद्धांत के विभिन्न चर जैसे एम डैश वी डैश तथा टी एक दूसरे से स्वतंत्र है। इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वास्तविक जीवन में ये चर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जब किसी एक चर जैसे टी में परिवर्तन होता है तो इसके प्रभाव दूसरे चरों पर भी पड़ते हैं। फिशर के सिद्धांत या समीकरण की एक और आलोचना की गई है और कहा गया है कि फिशर का सिद्धांत एक पक्षीय सिद्धांत है जहां पूर्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। आलोचक कहते हैं कि सिद्धांत में मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है। फिशर ने मुद्रा की मांग को स्थिर मानकर कीमत निर्धारण में मांग के प्रभाव को समाप्ति कर दिया। उनके अनुसार केवल मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से ही कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि सिद्धांत में मुद्रा के केवल विनिमय माध्यम कार्य को महत्व दिया गया है तथा मूल्य के संचय कार्य की अवहेलना की गई है। अतः कहा जा सकता है कि ये एक पक्षीय सिद्धांत है। दूसरा एक और इसकी आलोचना, कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व नहीं है।
इस सिद्धांत की यह मान्यता भी गलत है कि कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व है। वास्तव में कीमत स्तर एक सक्रिय तत्व है। कीमत में होने वाले परिवर्तनों के कारण व्यापार टी पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके कारण व्यापार टी में वृद्धि होती है तथा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमतें कम होने के कारण मुद्रा की मात्रा कम होती है। फिशर के सिद्धांत की एक और आलोचना की गई है, क्योंकि फिशर ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है, परंतु केन्स के अनुसार अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। अपूर्ण रोजगार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन में वृद्धि होगी तथा कीमतें नहीं बढ़ेगी। अतः यह सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू नहीं होता। एक और आलोचना की गई है फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की, और वो ये है कि फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं करता। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल। मुद्रा की परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्रों की मंदी तथा तेजी की स्थिति की अवहेलना करने में असफल रहा। क्राउथर के अनुसार परिमाण सिद्धांत अधिक से अधिक व्यापार चक्रों के कारणों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। इस सिद्धांत से यह ज्ञात नहीं होता कि मंदी के दिनों में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने पर भी कीमतें क्यों नहीं बढ़ती तथा तेजी के दिनों में मुद्रा की मात्रा में बिना कोई वृद्धि किए हुए भी कीमतों में तेजी से वृद्धि क्यों हो जाती है। इसका वास्तविक कारण ये है कि मंदी के दिनों में मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है तथा तेजी की स्थिति में बढ़ जाती है, परंतु यह सिद्धांत तो चलन गति की स्थिति मान लेता है जो कि वास्तविक में नहीं होती। मुद्रा की चलन गति में परिवर्तन आता रहता है। एक और इसको कहा गया है कि यह असंगत है। प्रोफेसर होम के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत असंगत है। इसमें मुद्रा की मात्रा जिसका संबंध समय बिंदु से है, अर्थात जो एक स्टॉक या एगत्यात्मक स्टैटिक धारणा है, तो चलन गति जिसका संबंध समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम से है, अर्थात जो एक प्रवाह या गत्यात्मक धारणा है, से गुणा करके मुद्रा की मात्रा ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। परंतु दो असमान तत्वों को एक साथ गुणा करना तकनीकी दृष्टि से असंगत है। एक महत्वपूर्ण जो आलोचना की गई है, बड़ी आलोचना इस सिद्धांत की, और वो ये है कि ब्याज के प्रभाव की अवहेलना। यह सिद्धांत कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। लॉर्ड केन्स, हार्ट्रेट आदि के अनुसार इस सिद्धांत की यह धारणा गलत है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष या अनुपातिक संबंध है। वास्तव में मुद्रा में होने वाला परिवर्तन ब्याज की दर को अधिक प्रभावित करता है। ब्याज की दर में होने वाला परिवर्तन कीमत स्तर में परिवर्तन उत्पन्न करता है। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में पाए जाने वाला संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है, जिसको यहाँ नीचे दिखाया गया है कि यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो इससे ब्याज दरें परिवर्तित होंगी। ब्याज दरें परिवर्तन होने से निवेश में परिवर्तन होगा। निवेश में परिवर्तन होगा तो आय और रोजगार में भी परिवर्तन होगा, और आय रोजगार में परिवर्तन होता है तो लागतों में परिवर्तन होगा, और लागतों में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन को जन्म देगा। तो इस प्रकार यहाँ ब्याज के प्रभाव की जो है फिशर ने अवहेलना की है, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। फिर यहाँ एक और फिशर ने अपने समीकरण में v और v डैश को माना था, और यहाँ हम कह सकते हैं कि चलन गति को मापना
कठिन है। फिशर द्वारा दिए गए समीकरण में मुद्रा की चलन गति को मापना अत्यंत कठिन है। मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में कितने हाथ बदलती है यह पता लगाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मुद्रा की कुल मात्रा जानने के लिए निजी कोषों में संचित मुद्रा का जानना आवश्यक है। भारत जैसे देश में काला धन भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए मुद्रा की कुल मात्रा तथा इसके साथ साथ मुद्रा की मात्रा की चलन गति को मापना कठिन कार्य है। अल्पकाल में तो चलन गति को स्थिर माना जा सकता है, परंतु दीर्घ काल में इसमें परिवर्तन आता है। अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना। इस सिद्धांत ने कीमत स्तर को प्रभावित करने वाले अमौद्रिक तत्वों की अवहेलना की है। कीमत स्तर पर केवल मुद्रा की मात्रा का ही नहीं, बल्कि अन्य अमौद्रिक तत्वों जैसे संस्थागत, तकनीकी, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक आदि का भी प्रभाव पड़ता है, परंतु इस सिद्धांत में इन तत्वों का अध्ययन नहीं किया गया। केवल नगद सौदों का मापक। लॉर्ड केन्स के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करने के स्थान पर केवल नगद व्यवसाय का माप करता है। प्रोफेसर फिशर के समीकरण में मुद्रा का संबंध सामान्य कीमत स्तर से होता है, और सामान्य कीमत स्तर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित होता है। सामान्य कीमत स्तर में उपभोग तथा उत्पादन दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। इस प्रकार व्यापार की कुल मात्रा में उपभोग वस्तुओं के साथ साथ उत्पादक वस्तुएं भी शामिल होती हैं। सामान्य कीमत स्तर में उत्पादक वस्तुओं के सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति का सही माप नहीं किया जा सकता, परंतु उपभोक्ताओं की दृष्टि से मुद्रा की क्रय शक्ति का सही माप करना नितांत आवश्यक है। अतः इस सिद्धांत में से मुद्रा का परिमाण सिद्धांत अत्यंत असंतोषजनक है। कीमत स्तर कुल आय का परिणाम होता है, मुद्रा की मात्रा का नहीं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मूल्य कुल आय तथा कुल व्यय उपभोग प्लस निवेश व्यय द्वारा निर्धारित होता है। यह केवल मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं, मुद्रा का मूल्य वास्तव में आय के जोड़ का परिणाम होता है, न कि मुद्रा की पूर्ति का। इस प्रकार हमें कुल आय में होने वाले उतार चढ़ावों के कारणों की खोज करनी चाहिए। इसलिए प्रोफेसर हैग के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत ने मौद्रिक सिद्धांत में अनावश्यक रूप से केंद्रीय स्थान प्राप्त कर रखा है, और जिस दृष्टिकोण से इसका उदय हुआ है वह आगे प्रगति में निश्चित रुकावट है।